हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा है उसी को अप्लाई करते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड ही वो दे रखे हैं। जैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड करना और √3 √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। इस टाइप से क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आर द स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट आर इरेशनल, क्या इरेशनल होते हैं। पहले हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट लिखते हैं। जैसे हो गया √2, √3, √4, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने इन सबके रूट ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिए। ठीक है, तो मैं लिख दिया √2, √3, √4, √5, √6, √7। अब ये पूछ रहा है क्या ये सारे इरेशनल हैं। देखते हैं। √2 हमें पता है इरेशनल है, हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 2 में। √3 हमें पता है इरेशनल है। क्या √4 भी इरेशनल है? सोच के देखो। √4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √4 को? √4 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये तो रेशनल नंबर है हमारा, यानी कि ये इरेशनल नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। जो ये पूछ रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। इसके और एग्जांपल्स देखो, मैंने वैसे वीडियो में बताया था आपको पहले भी। √9 हो गया, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। √16 हो गया, √16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका अंडर रूट रेशनल नंबर होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लिखा है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमने एग्जाम्पल पहले ही दे दिया। आप √4 भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, √9 भी लिख सकते हो, √16 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है हमें बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसमें 3 और 4 हमारे इंटीजर हो गए। ठीक है, वैसे हम इसे रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, 3/1, 4/1, लेकिन अगर इसे ऐसे इस वे में देखें तो ये 3 और 4 इंटीजर्स हो गए, यानी कि हमें 2 इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ये हमारे पर्टिकुलर 2 रेशनल नंबर ही दे रखे हैं, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में ही 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड होते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। फर्स्ट मेथड को करने से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो आपको आंसर्स करने में इजी रहेगा। सपोज़ कोई नंबर दे रखा है 5। ठीक है, और एक नंबर दे रखा है 10। अब मैं कहूँ आपको इन दोनों के बीच का नंबर बताओ। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 5 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, नहीं, सपोज़ 5 और 11 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो फाइंड कैसे करेगा? वो इसे ऐड करेगा, 5 + 6, 5 + 11 करेगा वो, एंड 2 से डिवाइड कर देगा। तो हमारे इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा, इन दोनों के मिडिल का नंबर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज में बीच का, मिडिल का नंबर आ जाएगा। अब देखो 11 और 5 कितना होता है? 16। 16/2 हो गया हमारा 8। ठीक है, तो 8 इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कोई 2 नंबर दे रखे हो, उनके मिडिल का नंबर फाइंड करना हो तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? 2 नंबर्स को ऐड करो और उन्हें 2 से डिवाइड कर लो तो उन्हें उनके मिडिल का नंबर आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना, 2 नंबर्स दे रखे हैं 3 and 4। अब इन दोनों के बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं। 6, पहला नंबर क्या हुआ? मैं 3
और 4 को ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमारा आ गया 4 और 3 कितना हुआ 7 और 2, 7/2। ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब आपको पता है ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में है, यानी कि अब हमारे पे 3 नंबर हो गए, 3, 7/2 और 4। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आया 7/2। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम इनमें से कोई से भी 2 नंबर उठा लेते हैं लगातार कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब मैंने सपोज 3 और 7/2 को लूँ। अब मैं 3 और 7/2 को लेके ऐड करूँ और फिर उसे डिवाइड कर दूँ, 3 + 7/2 और इसे डिवाइड कर दूँ 2 से, तो हमारे पास इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। देखते हैं इन दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा। अब 3 + 7/2 का पहले मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लिया मैंने 2। ठीक है, तो ये आ गया 6 + 7 और बाय 2 तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब 6 + 7 13, 13/2 और ये नीचे हमारा ये 2 तो चल ही रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 13/4। 13/4 तो पता है ना कैसे आया, ये हमारा 2 को हम 2/1 लिखते हैं और डिवीजन के बाद रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 13/4 आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास 4 नंबर हो गए। एक तो हो गया 3, एक हो गया 13/4। अब 13/4 मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 13/4 हमारा नंबर आया है 7/2 और 3 के बीच में, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में ही लिखा। और एक आया हमारा 4 तो चल ही रहा है, यानी कि हमने 2 नंबर फाइंड कर लिए 3 और 4 के बीच में, एक 13/4 और एक 7/2। ठीक है, अब इन दोनों के, अब कोई से 2 नंबर फिर उठा लो, या तो 3 और 13/4 उठा लो या फिर 13/4 और 7/2 उठा लो। ठीक है, इन दोनों को फिर डिवाइड करके, इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करोगे तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आ जाएगा कोई सा। ठीक है, अब फिर जो नंबर आएगा उसे, और आप किसी को भी ले सकते हैं, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों के बीच में नंबर आ जाएगा। ऐसे हम करते करते 6 नंबर्स फाइंड कर लेंगे। एक तो हुआ ये मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हो गया हमारा ये वाला कि हम 2 नंबर्स को लेते रहें और उन्हें 2 से डिवाइड करते रहें, तो उन दोनों के बीच के नंबर्स आते रहेंगे। अब एक बार सेकंड मेथड समझ लेते हैं कि सेकंड मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिवली मुझे फर्स्ट मेथड से ईजी लगता है, तो उससे पहले सेकंड मेथड को यूज़ करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको सेकंड मेथड सीखने में ईजी रहेगा। सपोज़ मैंने नंबर लिया 1/2। ठीक है, अब मैंने उसे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करा एंड उसके डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आया 5/10। ठीक है, अब मैंने एक और फिर 1/2 लिया एंड मैंने इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करा एंड डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आया 10/20। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो 5/10 है ये 1/2 के इक्वल है? ऐसा क्यों? क्योंकि 5 1 5, 5 2 10। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 1/2 ही आएगा। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ 10/20 जो आया है ये 1/2 के इक्वल ही है, क्योंकि 10 1 10, 10 2 20, तो ये भी 1/2। यानी कि अगर इससे मुझे क्या पता चला, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला फिर, 1/2 5/10 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास आ गया 20/40। ऐसे ही मैंने 50 से मल्टीप्लाई करा तो 50/100। फिर मैंने 47 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारे पास आया 47/94। लेकिन ये सारी वैल्यू 1/2 के इक्वल ही हैं, तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट वैल्यूज़। ये सारी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ हैं। ऐसे आप देखो इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कितने सारे वैल्यूज़ हैं जिससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ कहलाई जाती हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट EQUI वैल्यूज़। ठीक है, या फिर इन्हें कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक कॉन्सेप्ट और सुनो। सेकंड कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कई बच्चे नहीं पढ़ते या फिर चैप्टर में छूट जाता है, तो इसलिए फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट के बिना
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर 30/50 है, यानी कि न्यूमरेटर में 30 और डिनोमिनेटर में 50 है, एंड फिर न्यूमरेटर में 40 और डिनोमिनेटर में 50 है, तो इन दोनों के बीच कौन कौन से रेशनल नंबर्स लाया करते हैं? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 टिल 39/50। यानी कि 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स आते हैं? वो है 30/50 से लेके 39/50 तक। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, आप थोड़ी सी वीडियो आगे स्किप करके देख लो, और नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसके लिए अब देखो आप, ये मैंने एक नंबर लाइन लिखी, ठीक है, ये हमें नंबर लाइन से समझ में आएगा। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, जिसमें मैंने 0 और 1 को मार्क करा। सिर्फ मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ, नंबर लाइन का ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, जिसमें मैंने 0 और 1 को मार्क करा, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें 1/2 मुझे बताओ कहाँ पे है। अब 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ यानी कि बीच में, बिल्कुल सेंटर पे। अब 0 और 1 के सेंटर पे ही तो होगा, तो 0 और 1 के सेंटर में बिल्कुल होगा 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया, 1/2 हो गया बिल्कुल सेंटर पे। अब मैं आपसे कहूँ 1/3 और 2/3 बताओ मुझे कहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है, अब आप देखो 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है कि मैंने इसके दो इक्वल हिस्से करे, एक ये और एक ये, तभी तो सेंटर में आया। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में था 2, ठीक है, इसलिए मैंने इसके दो हिस्से करे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3, 1/3 और 2/3, यानी कि अब मुझे इसके तीन इक्वल हिस्से करने पड़ेंगे, तभी मैं इसे लोकेट कर पाऊँगा। अब देखो मैंने इसके 3 बराबर हिस्से करे, इक्वल पार्ट्स करे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो पहला पार्ट आया उसे मैं कहूँगा 1/3, दूसरा पार्ट जो आया उसे मैं कहूँगा 2/3, और तीसरा पार्ट जो आया मैं उसे कहूँगा 3/3, और 3/3 को ही हम कहते हैं 1, क्योंकि 3 से 3 कट गया 1, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, ये समझ में आया। 1/3 और 2/3 था, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 3 था, इसलिए मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करे, 1, 2 और 3। इसके पहले पार्ट को कहा मैंने 1/3, दूसरे पार्ट को कहा 2/3, और तीसरे पार्ट को कहा 3/3, और 3/3 होता है 1। ठीक है, अब आगे देखो ये कंटिन्यू कैसे होगी। अब यह था 3/3, ये आ गया 1। अब ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे 4/3, 5/3, ऐसे ही जब 6/3 आया तो 6/3 होता है 2, ये नंबर लाइन पे आ गई वैल्यू 2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है हमारी 5/3, ये वाली है 4/3। ऐसे ही हम चलते गए 7/3, 8/3, 9/3। अब 9/3 क्या हो गया? 3, क्योंकि 3 is 9। ठीक है, इस तरीके से चलती है हमारी नंबर लाइंस, और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। एक चीज़ और देखते हैं, तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि हमें 2/8 और 3/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे? अब हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8, यानी कि हमें 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 3/8 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो मैंने 8 इक्वल पार्ट्स करे नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 2/8 क्या होगा? 1 पार्ट 2 पार्ट, दिस पार्ट इज़ 2/8। ठीक है, 3/8 क्या होगा? 1, 2, 3, दिस इज़ 3/8। ऐसे ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8 और ये 8/8, क्योंकि 8/8 होता है 1, इसलिए ये हो गया 1, और 0/8 होता है 0, इसलिए ये हो गया 0। ठीक है, अब इससे आपको एक बात पता चली होगी, या फिर आप अगर नोटिस करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/8 और 7/8 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, क्या मैं कुछ सेंस वाली बात कर रहा हूँ? 1/8 और 7/8 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? अगर डिनोमिनेटर सेम हो, 8 डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 है, ठीक है, और ये 1/8 है, ये 7/8 है, तो उसके बीच के जो वैल्यूज़ होंगी 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, वो उन दोनों के बीच में ही लाई करेंगी। ठीक है, एक बात तो हुई है कि इन दोनों के बीच में ही ये लाई करेंगी सारे नंबर्स। और एक ये डेफिनेशन देखो, इन अ रेशनल नंबर द नंबर बिलो द बार दैट इज़ डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फर्स्ट यूनिट बीन डिवाइडेड। वो हमें बताता है कि हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वैल्यू को। ठीक है, अब 1/8 है तो डिनोमिनेटर में 8 है, यानी कि हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/9 है तो हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1/10 है तो हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मैनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर। और न्यूमरेटर बताता है कि इसमें कितने पार्ट्स कंसीडर करेंगे। अगर मैं कहूँ 2/8 तो हम 2 पार्ट कंसीडर करेंगे, 1, 2, ये हो गया हमारा 2/8।
ठीक है। अगर मैं कहूँ 3/8 यानी कि हम 3 पार्ट्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है तो हम 3 पार्ट्स कंसिडर करेंगे और ये है 3/8। ऐसे मैं कहूँ 6/8 तो हम न्यूमरेटर में 6 है यानी कि 6 पार्ट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6/8। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। या फिर वीडियो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लेबैक करके देख लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यानी कि अब हमें पता चला कि 1/8 और 7/8 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो 1/8 और 7/8 के बीच में ये सारे वैल्यूज़ लाई करेंगी। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि 5/20 और 20/20 के बीच में भी कोई नंबर्स लाई करेंगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है 20, तो उन बीच के जो नंबर्स होंगे वो इनके बीच में ही लाई करेंगे, जैसे कि 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11, 15, 16, ऐसे 19/20 तक, 6/20 से लेकर 19/20 तक की वैल्यू इसके बीच में ही लाई करेंगे। अब हम वापसी आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहे थे हमें? क्वेश्चंस कह रहे थे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब बच्चों देखो, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैंने बताया था कि अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से करूं तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करा और नीचे 1 को भी 10 से भी मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया 30/10। ऐसे ही मैंने 4 और 1 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करा, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे 1 था, इसको भी 10 से, तो आ गया 40/10। तो 3/1 आ गया 30/10 और 4/1 हो गया हमारा 40/10, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, अरे डिनोमिनेटर सेम है तो 30 और 40 के बीच में जो वैल्यू होंगी वो उन दोनों के बीच में ही लाई करेंगी। तो यानी कि 31/10, 32/10, 33/10 ऐसे करते करते 39/10 तक की सारी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। हमें यही तो फाइंड करना था, 6 रेशनल नंबर, हमने इसे रेशनल नंबर बना ही दिया, ठीक है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है ये। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 हमारे आ गए ये 31/10 से लेके 39/10 तक, आप कोई से भी 6 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप सोचोगे 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे, 20 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे भी अगर ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ऊपर की वैल्यूज़ जो होंगे उनके बीच की वैल्यू हमारे होंगे रेशनल नंबर उसके। अब दूसरा क्वेश्चन था 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3/5 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी नीचे भी, तो ये आ गया 60/100। ऐसे ही 4/5 को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 80/100। अब इसके डिनोमिनेटर हो गए सेम 100 और ऊपर वैल्यू आई 60 और 80, तो यानी कि 60 और 80 के बीच में कितने भी नंबर होंगे अब वो इसके बीच में ही लाई करेंगे। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, ऐसे 79/100 तक। अब ऐसे आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज़ वो कहे कि 7/8, ठीक है, और 9/8 के बीच में 10 वैल्यूज़ फाइंड करो, ठीक है। अब इसके बीच में देखो डिनोमिनेटर इसमें सेम है, ठीक है, लेकिन हम वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि 7 और 9 के बीच में तो सिर्फ 8 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ, मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया 70/80, ये आ गया 90/80। अब डिनोमिनेटर सेम है अब भी, और वैल्यूज़ का डिफरेंस चेंज हो गया 70 और 90। 70 और 90 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, 71/80, 72/80, 73/80, ऐसे चलते चलते 89/80 उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके बीच में लाई करेंगे, ये सारे रेशनल नंबर इसके बीच में लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज़ एक, और ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। सपोज़ एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हमें बेस गिवन है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी गिवन है 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यहाँ से आया, हमने यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे √ लगा दिया, तो ठीक है। इसमें हमें बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू √1² + 1², क्योंकि बेस और हाइपोटेनस दोनों 1 था, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2,
ठीक है, तो ये 2 यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √2। अब हमने ऐसा क्यों करा, सपोज़ ये हमारी नंबर लाइन है और 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, और मैं इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे 1 नंबर लाई कर रहा है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अपवर्ड्स, ऊपर की साइड। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जिसकी लेंथ भी मैं लेता हूँ 1 यूनिट। ठीक है, इसकी लेंथ जो ली मैंने वो ली 1 यूनिट। ठीक है, तो देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ C। तो जब मैं A और C को ज्वाइन करूँगा, ध्यान से देखो, ये मैंने AC को ज्वाइन करा, तो क्या A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका AB तो हो गया 1 यूनिट और BC भी हो गया 1 यूनिट, यानी कि हमारे पास बेस भी 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो इससे हम अपना हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ये यूज़ करके, जो मैंने ऊपर यूज़ करा था। तो हाइपोटेनस आएगा हमारा √2, यानी कि हाइपोटेनस की हमारी लेंथ हो गई √2। ठीक है, अब हमारे पास ये AC लेंथ हो गई √2। अब ऐसा क्यों करा हमने, अब मैं A को सेंटर मान के, ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारा √2। अब ये ध्यान से समझना, A को सेंटर मान के, ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारा √2। अगर मैं एक सर्कल फॉर्म करूं, ठीक है, यहाँ से, तो ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। मेरे पास कंपास तो नहीं है, ये कंपास से ड्रॉ होगा, ये ऐसे कुछ फॉर्म होगा। ठीक है, ये सर्कल बनेगा ऐसे करके। यानी कि ये वाली लाइन हमारी नंबर लाइन को भी कट करेगी। ठीक है, सपोज़ इसने नंबर लाइन को यहाँ पे कट करा, तो इस पॉइंट जहाँ पे इन्हें कट करा, यहाँ से लेके इस सेंटर का डिस्टेंस भी हमारा √2 होगा, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस था AC। हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करा और सपोज़ जिस पॉइंट पे कट करा इसे मैंने मान लिया P, तो AP हो गया हमारा √2। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, AP हो गया हमारा √2, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अब हमें √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, शुरू के कुछ स्टेप्स तो हम वही फॉलो करेंगे जो हमने √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉलो करे थे। ठीक है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट लेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ वही A, B, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को मान लेता हूँ C। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये B एंड दिस इज C। ठीक है, और यही फिर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई हमारी AC हो गई हमारी √2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया AC √2। अब AC को बेस मान के मैं C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ 1 यूनिट का। ठीक है, यानी कि अब मैंने ये डिस्टेंस जो करा ये 1 यूनिट का ड्रॉ करा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ D, यानी कि अब CD हो गया हमारा 1 यूनिट। अब आप खुद देखो, बेस हो गया हमारा √2 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 यूनिट। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले में हाइपोटेनस इक्वल्स टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर में बेस को रखूँ √2 और परपेंडिकुलर को रखूँ 1, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, ये आ गया 3, यानी कि √3। हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस √3। अब मैंने C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब मैंने C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा D पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं D। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। अब देखो आप, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैं A और D पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये मैंने A और D पॉइंट को ज्वाइन करा, तो क्या हमारा ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ACD हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडिया देखो हम क्या निकाल रहे हैं। अब हम हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो इसे रेडियस मान के एक सर्कल फॉर्म करेंगे, और जो सर्कल फॉर्म करेंगे वो नंबर लाइन से पास होगा, तो वो जिस पॉइंट पे नंबर लाइन से पास होगा वो हमारे पास आ जाएगा √3।
ठीक है, वो √3 कैसे आएगा, देखो मैंने बेस लिया √2 और परपेंडिकुलर लिया 1, तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, बेस हो गया √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, √3 आ गया, तो हाइपोटेनस आ गया हमारा √3, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी √3। अब जब हम इसे रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल ऐसे होगा और वो पास करेगा नंबर लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल एक और ड्रॉ, ठीक है। तो हमारे पास सपोज़ ये पॉइंट जिससे पास करा ये हुआ P, तो AP डिस्टेंस भी हमारी हुई √3 क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इस तरीके से √3 भी हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा।